नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री की क्लासेस पर डे आ रही हैं, जिसमें ज्योग्राफ़ी की क्लास का जो टाइम है वो शाम को 8 बजे यानी 8 PM 8 बजे से शाम को शुरू हो जाती है। और इतिहास की जो क्लास है यानी हिस्ट्री की जो क्लास है वो क्लास आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपको मिल जाएगी। तो जिन स्टूडेंटों की जीके जीएस कंप्लीट नहीं होती है या फिर जो पेड कोर्स खरीदते हैं, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर कोई भी क्लास का आपको कोई पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पीडीएफ के माध्यम से भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ जो भी क्लासेस आपको कराई जा रही हैं, हम अभी जल्दी ही इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी आप बना देंगे, जिससे कि जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी उनको पीडीएफ के माध्यम से आप उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपको पता है कि पीछे लिखा हुआ है, जी मंडल क्षेत्र किसे कहते हैं, और इनके बारे में मैंने बात करी थी। सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि दो कमेंट थे उसके। एक तो था कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, उनका ये डाउट नहीं है, उनका जो डाउट है उसका डाउट ये है कि उन्होंने क्लास मेरी आधी देखी है, पूरी देखी नहीं थी। तो मैंने 12 जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कराए थे या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो मैंने कराए थे, इनकी संख्या मैंने 12 बताई है। अब ये 12 कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 12 कौन से हैं। ये 12 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और ये कौन से हैं? ये फाना एंड कौन से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी सूची में जिनको शामिल किया गया है, ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 12 है। भारत में कुल कितने हैं? भारत में कुल हैं 18। 18 के 18 मैंने बताए हैं। 12 की सूची मैंने अलग बनाई थी, जिनके मैप के माध्यम से मैंने बताया था कि कौन सा कहाँ स्थित है और इसका निर्माण कब किया गया था और इसका क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद मैंने 6 अलग बताए थे कि ये 6 वो हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। फाना एंड फ्लोरा के अंतर्गत इनको नहीं रखा गया है और इनकी संख्या 6 है। इनके बारे में मैंने बताया था, जैसे कोल्ड डेजर्ट यानी क्या है, ठंडा मरुस्थल, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद मैंने एक बताया था कहाँ, असम में बताया था, मानस बताया था मैंने। मानस आपको मैंने बताया था और मानस के बारे में बताया था कि ये भी है। ठीक है, डिब्रू सेखोवा ये भी है, डिब्रू सेखोवा भी है। दिहांग घाटी है, ये भी है। इसके साथ साथ शेषाचलम के बारे में हमने बात करी थी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है या। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने रणोत्कच, जिसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो है लेकिन इसको यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। एक तो उसका डाउट ये था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। पूरी क्लास देखा कीजिए, आपको पूरी तरीके से वहाँ पर नॉलेज मिलेगी। अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आधी अधूरी जानकारी उसमें नहीं देंगे, इसका आप ध्यान रख लेना। दूसरा उनका ये डाउट था कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार उसका जो क्षेत्रफल है वो उन्होंने 921 बताया, 921 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नहीं बल्कि जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है, जो अंडमान के पश्चिमी वाले भाग में स्थित है, इसका जो क्षेत्रफल इन्होंने बताया है वो 921 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, मैंने 2-3 बुकों में मैंने देखा है तो वहाँ 885 वर्ग किलोमीटर ही वहाँ पर क्षेत्रफल दिखाया जा रहा है। मैं बुकों के माध्यम से बताता हूँ, मैं अन्य किसी छोटे प्रकाशन के माध्यम से नहीं बताता हूँ। मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने हाई प्रकाशन और मैंने जो राइटर्स पढ़े हैं, मैंने वो राइटर्स पढ़े हैं जो सेलेक्टेड हैं वर्तमान में और जिन्होंने पीएचडी की हुई है। तो मैंने उन्हीं राइटरों को पढ़ा है, मैं उन्हीं के माध्यम से आपको जानकारी देता हूँ। क्योंकि ये जो राइटर जो पीएचडी करे हुए होते हैं, जो अधिकारी रैंक पे हैं, जो लगे हुए हैं, जैसे आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, वो अपनी बुक लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एक महेश कुमार बर्णवाल सर हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उसमें भी 885 ही दे रखा है। तो मैं इनके माध्यम से जो बुकें होती हैं उनमें जो लिखा होता है मैं उनके माध्यम से बताता हूँ। अगर किसी को गलत लगे, प्रमाण चाहिए, तो मैं बुक में से प्रमाण दिखा दूँगा। मैं प्रमाण के आधार पर ही बातें करता हूँ, मैं खाली बेफालतू की बातें नहीं करता।
और ना ही मैं बेफालतू की कोई जानकारी देता कि इस चीज़ को रहे। मैं पहले 2-3 बार सर्टिफाई करता हूँ कि हाँ कि यार ये सही है या गलत है, तब जा कर के मैं आगे चीज़ों को बताता हूँ, वरना मैं तथ्यों को वहीं छोड़ देता हूँ, आगे मैं कोई बात नहीं करता। ठीक है, जब तक मैं उस पर गहनता के साथ अध्ययन ना कर लूँ तब तक मैं आपको नहीं बताता। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, आपने पढ़ा होगा, हो सकता है लूसेंट में आपने पढ़ा हो, या हो सकता है अन्य किसी बुक में आपने पढ़ा हो, या हो सकता है किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से और से पढ़ा होगा, क्योंकि देखिए टीचर क्या है, पढ़ा करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ करके ही पढ़ाते हैं, सॉरी। और ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े कोई भी टीचर बन जाए या बिना पढ़े कोई भी पढ़ाने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब पढ़ा करके ही पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, तभी जा करके आगे जानकारी फॉरवर्ड करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कुछ बताया हो, आपने सीख लिया हो और आपने फिर उसके बाद कमेंट किया हो, तो ये 921 नहीं हो सकता, 921 आपने पढ़ा हो, मैं गलत नहीं बता रहा आपकी जानकारी को, हो सकता है आपने पढ़ा हो। 885 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे ये जो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इनमें से प्रत्येक के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से के अंतर्गत इसकी प्रमुख विशेषताएं, इनमें पाए जाने वाले प्रमुख जानवर, प्रमुख पक्षी और इन जैव मंडलों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के भाग, अब इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक भाग होता है इसका, इसे हम केंद्रीय भाग कहते हैं। एक भाग को कोर जोन कहा जाता है, इसे केंद्रीय भाग कहा जाता है। तो एक है आपके केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग मैप के माध्यम से भी समझेंगे। इसे इंग्लिश में कोर जोन कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर जोन। ठीक है, याद रखना। दूसरा जो भाग है इसको कहते हैं संक्रमण जोन, सॉरी बफर जोन, क्रम से चलिए, बफर जोन, बफर क्षेत्र। ठीक है, एक केंद्रीय क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है, और एक होता है आपके संक्रमण क्षेत्र, एक होता है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। ये 3 क्षेत्र होते हैं, जीव मंडल के 3 क्षेत्र होते हैं। अब इन 3 क्षेत्रों के अंतर्गत होता क्या है। एक क्षेत्र जैसे हम केंद्रीय भाग कहते हैं, केंद्रीय भाग जो है ये क्या होता है, ये अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होता है। सबसे पहली तो बात ध्यान रखना कि यह केंद्रीय भाग अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होता है। यह BSR मतलब बायो रिजर्व, ठीक है, BSR, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे केंद्रीय भाग होता है। इसमें किसी भी बाह्य व्यक्ति की हस्तक्षेप करना मना होता है, यानी कोई जो बाह्य व्यक्ति होता है, कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे क्षेत्र को BSR का केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। आसान भाषा में फिर से समझिए, अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र BSR यानी बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्रीय भाग होता है। यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे क्षेत्र को केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात करें, बफर क्षेत्र किसे कहते हैं। बफर क्षेत्र जो केंद्रीय क्षेत्र को चारों ओर से घेरे रखता है, ऐसे क्षेत्र को बफर क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर भी कोई भी बाहरी गतिविधियाँ हस्तक्षेप करने के लिए मना होती हैं, यानी यहाँ पर कोई भी बाह्य व्यक्ति इसमें भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक मैप बना रहा हूँ, यहाँ पे मतलब एक चित्र बना रहा हूँ, आप इससे समझ सकते हैं। ये एक सबसे, ये तो होता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय भाग, इसको, ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं हम बफर जोन, और इसके ऊपर एक और क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं हम संक्रमण क्षेत्र। अब ये जो बीच वाला होता है इसको आप क्या कहोगे, देखो इसका नाम होता है मॉनिटरिंग। इसका क्या नाम होता है, मॉनिटरिंग क्षेत्र। इसका मॉनिटरिंग क्षेत्र, इसे मॉनिटरिंग क्षेत्र कहते हैं। ये जो क्षेत्र होता है इसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है, इसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बफर जोन कहते हैं, बफर क्षेत्र कहते हैं। और इसको जो कहते हैं, ये जो क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र।
आप इसके माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि ये केंद्रीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत होता क्या है, शोध एवं अनुसंधान का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी यहाँ पर जो किया जाता है, यहाँ पर रिसर्च वगैरह की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका यहाँ जो किया जाता है, यहाँ पर शोध एवं अनुसंधान के जो कार्य किए जाते हैं वो केंद्रीय भाग के अंतर्गत किए जाते हैं। और यहाँ पर इस कारण यहाँ पर किसी बाह्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र को बीएसआर का केंद्रीय क्षेत्र यानी कोर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर जोन कहा जाता है। इसे बफर जोन कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर भी मानव गतिविधियाँ यानी कृत्रिम गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। यहाँ पर कोई कृत्रिम गतिविधियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पर यह क्षेत्र भी संक्रमण क्षेत्र की यह क्षेत्र भी केंद्रीय क्षेत्र की तरह प्रतिबंधित एरिया होता है। यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति का आना जाना मना होता है। कौन सा? बफर क्षेत्र। अब देखिए ये किसने घेर रखा है? ये जो केंद्रीय क्षेत्र होता है इसको घेरने वाला चारों तरफ से जो होता है इसको बफर क्षेत्र कहते हैं। तो बफर क्षेत्र हम कह सकते हैं कि बफर क्षेत्र बीएसआर का वह क्षेत्र होता है जो केंद्रीय क्षेत्र को चारों ओर से घेरे रहता है। अर्थात इस क्षेत्र में भी कृत्रिम गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बफर क्षेत्र कहते हैं। अब आता है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र बीएसआर का वह क्षेत्र जो केंद्रीय क्षेत्र एवं बफर क्षेत्र दोनों को चारों तरफ से घेरे रखता है, ठीक है। और इसमें मानव गतिविधियों की हस्तक्षेप करने की पूरी परमिशन होती है। यहाँ पर मानव आवास बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मानव आवास। यहाँ इस क्षेत्र में यानी संक्रमण क्षेत्र में मानव आवास इस क्षेत्र में मानव आवास, ठीक है। संसाधनों का उपयोग करना, पूर्ण सहभागिता, इसमें मानव की पूर्ण सहभागिता, पूर्ण सहभागिता, ठीक है, पूर्ण सहभागिता होती है। यह एक उपयोग क्षेत्र होता है, मानव का उपयोग क्षेत्र होता है, ठीक है, उपयोग क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पर मानव क्या कर सकते हैं? गतिविधि कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनका ये क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। एक होता है मॉनिटरिंग क्षेत्र जो केंद्रीय भाग के भी अंदर मौजूद होता है, इसको मॉनिटरिंग क्षेत्र कहते हैं। यह मॉनिटर करता है सभी को, ठीक है। यहाँ से देखता रहता है क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या नहीं हो रहा, क्या, ठीक है, किस क्षेत्र पर नज़र रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा मानव गतिविधियाँ किस क्षेत्र में हो रही हैं। इन क्षेत्रों को मॉनिटरेट करने के लिए एक क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग क्षेत्र, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग क्षेत्र कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, विशेष होता है, यही गतिविधियों पर नज़र रखता है यहाँ पर। तो संक्रमण क्षेत्र देख लिया हमने, केंद्रीय क्षेत्र देख लिया, बफर क्षेत्र देख लिया, और ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों की हमने बात कर ली। आइए जानते हैं 18 के 18 जितने भी 18 हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में हमने बात करी थी पहले भी, ठीक है। ठीक है, ये मॉनिटरिंग क्षेत्र यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी 1986 में भारत का बनने वाला पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह वर्तमान केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? वर्तमान केरल में स्थित है नीलगिरी, ठीक है। तो यह भारत का सबसे पहले, यह भारत का पहला लिख लीजिए, सबसे पहले छोड़ दीजिए, यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, जिसका निर्माण 1986 में किया गया। 86 में किया गया। अब देखिए ये 1986 में बनने वाला भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और ये पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2000 में। और
ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, दो चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि सबसे पहली बात तो केरल की जो शांत घाटी है, जो भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है, केरल की शांत घाटी इसी में स्थित है। तो एक तो इसमें केरल की शांत घाटी स्थित है, केरल की शांत घाटी इसी में स्थित है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर देखिए एक बकरी की प्रजाति पाई जाती है, जिसे हम हिमालयन बकरी कहते हैं, जिसे हम पहाड़ी बकरी कहते हैं। आपने देखोगे बड़े बड़े सींग होते हैं उसके, काफ़ी बड़ी होती है, और एक विशेष प्रकार की बकरी की प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति, जो कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों में पाई जाती है। और इस बकरी की प्रजाति को एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं नीलगिरी ताहिर। ठीक है, नीलगिरी ताहर कहते हैं इसे, नीलगिरी ताहर कहते हैं। तो नीलगिरी ताहर यह, ठीक है, यह नीलगिरी ताहर यानी बकरी की एक प्रजाति, बकरी की पहाड़ी प्रजाति, इसको याद रखना, पहाड़ी प्रजाति। तो बकरी की पहाड़ी प्रजाति ये नीलगिरी ताहर एवं, ठीक है, शेर की पूंछ वाले बंदरों के लिए फेमस है, बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एक तो नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं। नीलगिरी नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, नीलगिरी ताहर यहीं पर पाए जाते हैं, बकरी की एक प्रजाति होती है। और शेर की पुच्छ वाले बंदर यहीं पर पाए जाते हैं। शेर की पुच्छ वाले बंदर कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, आज वर्तमान में यह केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसमें केरल की शांत घाटी, और शांत घाटी जो है इसको क्या कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? केरल की शांत घाटी को। तो केरल की शांत घाटी यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करें नंदा देवी। नंदा देवी की बात करते हैं, तो चलिए आइए नंदा देवी की बात करते हैं। नंबर सेकंड, नंदा देवी। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी की बात करें तो देखिए नंदा देवी फूलों की घाटी इसी में स्थित है, फूलों की घाटी इसी में स्थित है, फूलों की घाटी इसी में स्थित है। यह वर्तमान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी, यह फूलों की घाटी इसी में स्थित है। इस घाटी में लगभग 300 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, देखिए इसकी खोज 1931 के आसपास एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रैंक स्मिथ। ठीक है, 1931 में, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस घाटी की खोज 1931 में, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने की। फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इस घाटी की खोज करी थी। लगभग 300 प्रकार के फूल इस घाटी में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ जानवर और कुछ पक्षी पाए जाते हैं, जैसे एक यहाँ पर काला सुनहरा बाज पाया जाता है। तो इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर एवं पक्षी कौन कौन से होते हैं? पक्षी की बात करें तो पक्षियों में पाया जाता है काला सुनहरा बाज यहीं पर पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक हाथी, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी हिरन एवं हिम तेंदुआ यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये किसके लिए फेमस है?
काले सुनहरे बाज के लिए फेमस है और इसके साथ साथ यहाँ पर कस्तूरी मृग यानी जिससे खुशबू आती है, ऐसे हिरन की उपस्थिति यहीं पाई जाती है और इसके साथ साथ हिम तेंदुआ यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे बात करते हैं हम सर नौकरेक की। किसकी बात करते हैं? नौकरेक। नौकरेक की बात करें तो नौकरेक कहाँ पड़ता है? नौकरेक, ठीक है, नौकरेक। आइए चलते हैं नौकरेक के बारे में। नौकरेक देखते हैं, नौकरेक, ठीक है। मैंने कहा ना 18 के 18 को हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। यह गारो पहाड़ियों में स्थित है। यह गारो पहाड़ियों में स्थित है। यह गारो पहाड़ियों में स्थित है। नाम क्या है इसका? नौकरेक। नौकरेक आप जानते हैं। और ये नौकरेक जो है ये कहाँ स्थित है? असम में, सॉरी मेघालय में। यह गारो पहाड़ियों में स्थित है। गारो, खासी, जयंतियाँ, ये मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और गारो, खासी, जयंतियाँ, और यहाँ पर जनजाति भी पाई जाती है। और यहीं पर स्थित है आपके नौकरेक। ठीक है, क्या स्थित है? नौकरेक। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों की बात करें तो देखिए प्रमुख जानवर कौन कौन से होते हैं? प्रमुख जानवर तो यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे, हाथी यहीं पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे यहीं पर पाए जाते हैं। बाघ यहीं पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघ। तो ये प्रमुख जानवर इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे आपके केवल 2 ही राज्यों में पाए जाते हैं भारत के में, एक आपके असम और एक आपके पश्चिम बंगाल। क्योंकि इसका जो क्षेत्र है नौकरेक का वो मेघालय के साथ साथ कहाँ लगता है? असम वाले क्षेत्र में भी लगता है। तो इसका कुछ क्षेत्रफल ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। नौकरेक आपका गारो पहाड़ी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मेघालय के साथ साथ इसका विस्तार असम में भी है। तो असम में पाए जाते हैं गैंडे, एक सींग वाले गैंडे। याद रखना, एक सींग वाले गैंडे भारत के केवल 2 ही राज्यों में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, एक पश्चिम बंगाल और एक आपका, ठीक है, असम। ठीक है, याद रखना। मानस आपने सुना होगा, ठीक है, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये के बारे में बात करेंगे भी चल करके हम। काजीरंगा नेशनल पार्क तो सिक्किम में है आपके, लेकिन असम, ठीक है, मानस यहीं पर बात करेंगे। और पेरियार आपको पता है केरल वाले क्षेत्र में पेरियार, और यहाँ पर जंगली हाथी पाए जाते हैं। तो जंगली हाथियों के लिए पेरियार फेमस है और मानस आपके एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और ब्रह्मपुत्र नदी इसी वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। आपने देखा होगा कि जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है तो वहाँ गैंडे बहते दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर नौकरेक हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे अब नेक्स्ट उसमें। ठीक है, नई वीडियो भी यहीं पर कंटिन्यू है, ये पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया यहाँ पे, चलिए आगे देखें। ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे नीलगिरी की, सुंदरबन के डेल्टा की बात करेंगे हम। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, आगे हम बात करें तो यह है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, इसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह रॉयल बंगाल टाइगरों के लिए जाना जाता है। यह यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, उन्हीं के लिए जाना जाता है ये। और यहाँ पर भौंकने वाले हिरन भी पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो रॉयल बंगाल टाइगर और इसके साथ साथ यहाँ पर भौंकने वाले हिरन पाए जाते हैं। कहाँ?
रॉयल इसमें सुंदरबन के डेल्टा में। आगे बात करें तो एक है मन्नार की खाड़ी, अगला कौन सा है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी मैंने दिखाया था, ये मैंने बताया है आपको मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी यह तमिलनाडु के पास स्थित है, यह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। 10,500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। मन्नार की खाड़ी निर्माण कब हुआ था, 1989 में इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण कार्य निर्माण हुआ था, इसको बनाया गया था 1989 में, ठीक है। अब ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है तमिलनाडु में, किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो मूंगे की चट्टानें, मूंगे की चट्टान एवं समुद्री गाय के लिए जाना जाता है। कोरल रीफ कहते हैं इसे, मूंगे की चट्टानें। भारत की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टानों में आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपके मन्नार की खाड़ी, ये मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है। और विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहाँ स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, इसे मूंगा की चट्टान कहते हैं। और यूपी पुलिस में 2024 में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका कैंसिल हो गया है पेपर, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था आपके कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी ग्रेट बैरियर रीफ जिसे मूंगे की चट्टान कहते हैं, तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है, तो वो है आपके इसके ऑस्ट्रेलिया के पास। ये इस वाले क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के इस वाले क्षेत्र में फैली हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में फैली हुई है यहीं पर, इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, रीफ। और जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, जब ठीक है विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उस समय पढ़ाऊंगा आपको कि ये कैसे, कहाँ, सब चीज़ की, सबकी झीलें विगले सब कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मन्नार की खाड़ी हो गया। आगे हम बात करें तो अगला जो आता है हमारा मूंगे की चट्टान, और इससे संबंधित याद रखना कि ये भी एक जैव विविधता वाला ही क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, भारत का जैव विविधता वाला क्षेत्र है। बार बार मैं जैव विविधता बोल रहा हूँ, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीव जंतु, क्या होता है, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु, चाहे वो जो कुछ भी हो, जीव जंतु। और विविधता का मतलब होता है अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, विविधता, ठीक है। तो वह स्थल जहाँ पर जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ऐसे स्थल को जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यानी एक ही, जैसे मान लीजिए जैसे जंगलों की बात करें तो उसमें बिल्ली की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, चीता उसी की प्रजाति का है, बाघ उसी की प्रजाति का है, शेर उसी की प्रजाति का है, तो ये इसी की प्रजातियों में से माना जाता है, बिल्ली की प्रजातियों में से। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जंगलों में बिल्ली की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे पेड़ की बात करें तो पेड़ बहुत सारे पाए जाते हैं, कई प्रकार होते हैं, फूलों के भी कई प्रकार होते हैं। तो एक क्षेत्र में फूलों के कई प्रजातियों का पाए जाना, ये भी एक जैव विविधता माना जाता है, ठीक है, जैव विविधता ही कहते हैं इसे। तो बहुत सारी विविधताओं का होना, एक क्षेत्र पे कई सारी प्रजातियों की उपस्थिति का होना, इसी को जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम ग्रेट निकोबार की। ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह है अंडमान निकोबार में स्थित है, निकोबार में स्थित है। कहाँ है ये, अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए आइए जानते हैं सिमलीपाल के बारे में, ठीक है, इतना ही रख लेना। सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सिमलीपाल की बात करें तो यह ओडिशा में स्थित है, यह ओडिशा में स्थित है।
यहाँ बाघ, हाथी और गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बाघ, हाथी और एक आध गैंडा पाया जाए तो कह जा सकता है गैंडे, याद रखना गैंडे, गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बाघ, हाथी, गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। आगे बात करें तो हम एक है डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा की बात करें तो ये कहाँ है? डिब्रू सेखोवा ये असम में स्थित है सर। कहाँ है? असम के डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया। कहाँ? यह है असम के, यह है असम के डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिलों में स्थित है, जिलों में स्थित है। तो यह असम के डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिलों में स्थित है। इसे डिब्रू सेखोवा कहते हैं और भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, संपूर्ण 18 में से सबसे छोटा यही है डिब्रू सेखोवा। कितना है? 765 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मात्र बिचारे का। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 9वें की बात करें तो एक पड़ता है आपके 9वां, इसका नाम है दिबांग दिहांग। क्या नाम है? दिबांग दिहांग, दिबांग दिहांग। दिबांग दिहांग कहाँ है? ये वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग दिहांग घाटी में स्थित है। कहाँ? दिबांग दिहांग घाटी में स्थित है, याद रखना। अब ये क्यों ये किसके लिए जाना जाता है? चलिए ये तो आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, लेकिन ये किसके लिए फेमस है? देखिए यहाँ पर भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र इसी से भारत में प्रवेश करती है। अब आप कहोगे भारत की सबसे चौड़ी नदी है तो भारत में कैसे प्रवेश करती है? भैया भारत से होकर गुजरती है, इसलिए भारत की भी नदी माना जाता है इसे। ठीक है, भारत प्रवेश करती है कहाँ से? ये इसी में से अरुणाचल प्रदेश में दिबांग दिहांग घाटी में प्रवेश करती है, यानी इसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से होकर के भारत में आती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई, ठीक है, कितना है? इसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, याद रखना। ये कहाँ से निकलती है? ये एक झील है आपके राकेशताल झील के पास है, मानसरोवर झील, वहीं से निकलती है आपके। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है आपके कौन सा? ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ये तिब्बत से होती हुई, तिब्बत में इसे किसके नाम से जानते हैं? ठीक है, तिब्बत में इसको अभी बताता हूँ, इसका एक नाम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, फिर बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिमाग से उतर जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, तो याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और ये हिमालय के समांतर 1200 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तिब्बत में, और 1200 किलोमीटर लंबाई में जब प्रवाहित होती है तो बाद में ये प्रवेश करती है कहाँ? दिबांग दिहांग घाटी में, और यहाँ पे सिवांग के नाम से जानी जाती है। आगे जब ये असम में प्रवेश करती है तो असम में क्या बनाती है? असम में एक वहाँ पर एक द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप बनाती है, मांजुली द्वीप, इसी नदी पर स्थित है। और आगे जाकर के यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और आगे ब्रह्मपुत्र ही रहती है। फिर बाद में जब इसका नाम बदल जाता है, जमुना हो जाता है अलग जाकर के नाम। ठीक है, चलिए, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ये, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ये कहाँ प्रवेश करती है? दिबांग दिहांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहीं पर एक नामचा बरवा शिखर है, उसी नामचा बरवा शिखर के पास ये प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हो गया दिबांग दिहांग, ये हो गया। आगे बात करते हैं कंचनजंगा की। किसकी? कंचनजंगा। आगे बात करते हैं कंचनजंगा की।
10। कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये आपका ये कहाँ पड़ता है? कंचनजंगा की बात करें सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। तो यह सिक्किम में स्थित है। यह सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है, याद रखना। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत इसे सिक्किम में ही स्थित है और यह भी सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में किस क्षेत्र में स्थित है? यह उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में स्थित है सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। आगे नेक्स्ट तो आता है पंचमढ़ी। कौन सा आता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, यह पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। इसका नाम है मध्य प्रदेश के एक है बैतूल। क्या है? बैतूल। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित है। ठीक है, बैतूल है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है। बैतूल है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा में स्थित है। कौन सा? पंचमढ़ी। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? देखिए इसे सतपुड़ा की रानी भी इसे कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी। ठीक है, पंचमढ़ी को इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अब इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? रीज़न क्या है? इसे क्यों कहते हैं सतपुड़ा की रानी? क्यों सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? कारण ये होता है क्योंकि ये सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में स्थित है तथा अपने सुंदर प्राकृतिक आवास के कारण ये जानी जाती है। यहाँ पर सुंदर सुंदर प्राकृतिक आवास यहाँ पर स्थित हैं। किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए। यहाँ पर सुंदर प्राकृतिक अपनी सुंदरता के कारण ये जाना जाता है, इसलिए इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। किसको? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं क्योंकि सतपुड़ा रेंज के बीच में स्थित है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, सतपुड़ा जहाँ से कहा क्या निकलती है? तापी नदी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला तो एक आता है सर अगस्त्यमलाई। कौन सा आता है? अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहाँ? केरल में। केरल एवं तमिलनाडु पे स्थित है ये। ठीक है, अगस्त्यमलाई की बात करें तो यह केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है। यह केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है और याद रखना तमिलनाडु का एक तिरुनेलवेली एक ज़िला है, वो इसी के अंतर्गत आता है। और केरल वाला भी है, केरल का जो क्षेत्र है कुछ इसके अंतर्गत आता है। तो ये अगस्त्यमलाई जो है, अगस्त्यमलाई ये आपके केरल एवं तमिलनाडु में स्थित है, आप इसको ध्यान रखना। चलिए ठीक है, हो गया। अब चलते हैं बाद में आगे चलते हैं। अगला 12वां, इसका नाम है अचनाकमार अमरकंटक। ठीक है, 13वां अचनाकमार अमरकंटक। अचनाकमार अमरकंटक याद रखना। अचनाकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में पड़ता है। यह है मध्य प्रदेश, यह एमपी एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में पड़ता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तार है इसका। और मध्य प्रदेश के देखिए 2 जिले हैं, एक है अनूपपुर, एक है डिंडोरी। कौन सा है? अनूपपुर और डिंडोरी। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का एक पड़ता है बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है, कभी कभी आपसे जिले भी पूछ ले तो याद रखना ये अनूपपुर और डिंडोरी और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलों में इसका विस्तार अचनाकमार अमरकंटक याद रख लेना। 2005 में निर्माण हुआ था इसका और इम्पोर्टेंट है ये अचनाकमार अमरकंटक। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इसका विस्तार है। यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी इसको, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इसको नोट करते चलें साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी 5 और बचे हैं।
चलिए यहाँ तक हो गया ना, आगे चलते हैं। कहते हैं चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि एक ही बार में याद हो जाए, दोबारा करने की आवश्यकता ही ना पड़े, बस रिवीजन ही करना पड़े, वो भी आगे चल करके। ठीक है, एक है आपके, ठीक है, रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रण, कच्छ का रण, एक आपके कच्छ का रण है और इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान में स्थित, सॉरी ये गुजरात में स्थित है। यह है गुजरात के, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है, कच्छ में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने मन्नार की खाड़ी बताया था। देखिए भैया, मन्नार की खाड़ी मैंने बताया है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मन्नार की खाड़ी भारत का वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये भारत का वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन भारत में जो जितने संपूर्ण 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उन सभी 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में सबसे बड़ा यही है। ठीक है, 12,000 इसका जो क्षेत्रफल है वो 14,454 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। उसका 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखना। यह क्यों फेमस है? जंगली गधों के लिए। किसमें? जंगली गधों के लिए। यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे रण पक्ष में ही पाए जाते हैं, याद रखना। और यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। किसके लिए? यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। अगला जो है, आगे बात करें, अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ ली, अगले बात करते हैं ठंडा मरुस्थल। किसकी? ठंडा मरुस्थल। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,770 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 2008 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, सॉरी 2009 में इसका निर्माण हुआ था, ठंडा मरुस्थल। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले जो पड़ते हैं उसमें स्थित है। यह भारत का सबसे उत्तरी BSR है। BSR का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये भारत का सबसे उत्तरी ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत का सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना है इसमें। आगे बात करें सर, नंबर 16। 16वां जो है हमारा कौन सा है? आपने पढ़ा होगा शेषाचलम। कौन सा? शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम। और यहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, याद रखना। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना। और यहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, इसको ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है चित्तूर। कौन सा ज़िला पड़ता है? चित्तूर और कुड़प्पा। तो चित्तूर और कुड़प्पा ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर एवं कुड़प्पा की चट्टानें पता है ना आपको? हाँ, ये इसी के अंतर्गत आती हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है,
शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। और 17 की बात करें तो एक पड़ता है आपके सर 17वां, इसका नाम है पन्ना। ठीक है, पन्ना। पन्ना पन्ना की बात करें तो देखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है और केन नदी घाटी में स्थित है। ये किस में? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की केन नदी घाटी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की केन नदी घाटी में स्थित है। याद रखना, केन नदी घाटी जो केन, यहीं से केन नदी प्रवाहित होती है। केन किसकी सहायक नदी है? केन एक यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और इसी घाटी में स्थित है आपके पन्ना। ठीक है, क्या स्थित है आपके? पन्ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें जो क्या चीज़ पाई जाती है, जिसमें यहाँ पर हंगुल हिरण पाए जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, पन्ना में क्या पाए जाते हैं? हंगुल हिरण। ठीक है, हंगुल हिरण एवं बाघ पाए जाते हैं। एक बचा है आपके 18वां, उसका नाम है मानस। ठीक है, मानस। 18वां कौन सा है? मानस। ठीक है, मानस की बात करें तो यह असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। यह असम में स्थित है और ठीक है, यह असम में स्थित है। याद रखना मानस। ठीक है, किस में स्थित है? असम में स्थित है, याद रखना इसमें। और असम के जिस जिले के अंतर्गत यह आता है इसे कामरूप कहते हैं। तो कामरूप, कौन सा? असम का कामरूप। ठीक है, कामरूप। और ये प्राचीन काल में असम को कामरूप के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में असम को इस ठीक है कामरूप नाम से जानते थे। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो आज हमने जैव मंडल यानी 18 के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की हमने बात करी और 18 के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को हमने विस्तार से पढ़ा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। और अब यहाँ से क्लास हमारी आगे रेगुलर चलती रहेंगी। कोई ये ना सोचे कि भाई क्लास हमने डाली हैं और क्या कहना है कि आगे चल करके इसको पेड करेंगे, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको क्लासेस यहाँ पे 1-2 बैच आपको फ्री ही मिलेंगे, टेंशन ना लें आप सभी लोग। निरंतर हमारा तो प्रयास यही है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी सफलता मिले और आप लोग सभी सफल हों, सेलेक्टेड हो जाएं जल्दी से जल्दी। जितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, समय समय वैकेंसी निकलती जा रही हैं। देखिए, हमें 10 या 20 या 1000 वैकेंसियों से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें कभी 1000 या 2000 सीटों पे नहीं जाना होता है। आप कहोगे कि भाई 1000-2000 तो निकलनी चाहिए। देखिए, निकलनी चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को लेकर के। हमें केवल एक सीट से मतलब होता है। बस ये याद रखो कि मुझे केवल एक सीट पर निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। एक सीट मेरे लिए रिजर्व है, जिसे कोई नहीं काट सकता। आप इस तरीके से तैयारी करके चलिए कि आपकी जो एक सीट है ना वो हमेशा आपके लिए ही रिजर्व रहे। अगर आप जिस एग्ज़ाम में बैठे वो सेलेक्ट ही हो आप यहाँ पर। तो इसलिए आप सभी लोग जिनकी जीके जीएस कंप्लीट नहीं होती है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हरीश क्लासेस बुलंदशहर आपके लिए प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है आपके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास। अभी जल्दी ही आप पर इसको रीजनिंग और हिंदी की क्लास भी देखने के लिए मिलेंगी। जल्दी ही क्लास को शुरू करवाएंगे। ठीक है, और अभी टीचर आने वाले हैं और भी, पर हम अभी वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। देखिए, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम केवल वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, जो वहाँ पर यानी जो एजुकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी वाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे आपको पिक्चर दिखाने के माध्यम से बहुत अच्छा है वो भी, और प्रैक्टिस सेट लगवाने के माध्यम से बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरा मानना है कि लिख लिख के जो पढ़ाना अलग होता है वो अलग बात होती है। उसकी बहुत अच्छी तरीके से आता है, समझ में भी आता है, चीज़ों को हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम ये रोकेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। सुबह वाली 9 बजे वाली क्लास को भी देखना ना भूलें। वहाँ पर महाजनपद काल ख़त्म हो चुके हैं। ये आपका ज्योग्राफी चल रही है, वहाँ आपकी हिस्ट्री चल रही है 9 बजे से। यहाँ पर 8 बजे शाम को ज्योग्राफी, सुबह को मॉर्निंग में हिस्ट्री। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए। जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।